Hello guys, welcome to MR Defense previous year question series. Today we are going to solve the question paper of CDS paper 2. So आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो पेपर है CDS 2 2020. Let's begin. एनडीए के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर अवेलेबल है चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं. लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 4 प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड. ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं इनर प्लैनेट्स बेसिकली इनको बोला जाता है या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? मोस्टली जो इनर प्लैनेट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मैटर लाइक अर्थ. ठीक है, जैसे अर्थ में जो मैटर है उससे बेसिकली ये बने होते हैं. ठीक है, वेयरएज जो आपके गैस जाइंट्स या जो आइस जाइंट्स होते हैं जिनको हम लोग आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस एंड मोल्टन लिक्विड. ठीक है, लिक्विड से बेसिकली ये बने होते हैं. चलिए, तो इसका जो फर्स्ट का आंसर है दैट इज योर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. जेंट प्लैनेट्स आपके 2 प्लैनेट्स हो जाते हैं. कौन कौन से? जुपिटर एंड सैटर्न. इसके अलावा और कुछ प्लैनेट्स के बारे में आप जान सकते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स को कभी कभार आ जाता है अरेंज करने में अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर. आफ्टर दैट आपका कौन सा आता है? सैटर्न, देन यूरानस, देन आपका आता है कौन सा? नेपच्यून. ये सब आपके कौन से आउटर प्लैनेट्स के भी आ जाते हैं. ठीक है, और आउटर प्लैनेट्स इनको आउटर प्लैनेट्स को एक और नाम दिया जाता है दैट इज जूबियन प्लैनेट्स. तो आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है जूबियन प्लैनेट्स किसको बोला जाता है, तो याद रखना. जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न है, फिर यूरानस, फिर नेपच्यून. उसके बाद आता है हमारा प्यारा अर्थ. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है वीनस, देन आता है आपका मार्स, देन उसके बाद सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो आपका कौन सा प्लैनेट है? मरकरी. इसके अलावा आपको वीनस के बारे में फैक्ट याद रखना है. मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जो भी बोला जाता है, अर्थ ट्विन जो भी बोला जाता है वो सब किसको बोला जाता है? वीनस को ही बोला जाता है. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियंस. सो बेसिकली पूछ रहा है डीपेस्ट पॉइंट या फिर ट्रेंच सबसे गहरा कौन सा होता है. कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये ओशियन का बेड हो गया, तो इसमें जो सबसे नीचे जो आपका डीप इस तरीके से सबसे डीपेस्ट पॉइंट नीचे रहता है दैट इज योर ट्रेंच. ठीक है, इसके बाद आपकी इस लेवल पे लाइफ इस तरीके से डिवीजन रहती है. आपके जो आपके फिशेस वगैरह होती हैं इस एरिया में, यहाँ पे मैमल्स और जो रहते हैं एम्फीबियंस, ठीक है, वो आपके फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पूछता है डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियंस. ऑप्शन है हमारे टोंगा ट्रेंच, सेकंड है मारियाना ट्रेंच, थर्ड है फिलीपीन ट्रेंच, फोर्थ है कर्मेटिक ट्रेंच. सो टोंगा ट्रेंच इज सिचुएटेड इन टोंगा एक कंट्री है, उसके पास ही ये है टोंगा ट्रेंच. सेकंड है मारियाना ट्रेंच, इट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ. और इस डीप कितना डीप है? ये मोर देन 11 किलोमीटर है. ठीक है, 11 किलोमीटर डीप है ये. दैट इज सिचुएटेड ऑन मारियाना ट्रेंच इज सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आपका कौन सा है? मारियाना ट्रेंच. फिलीपीन ट्रेंच आपका कहाँ पे? फिलीपींस में. फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला. ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है मनीला हेडक्वार्टर किसका है. ठीक है, नेक्स्ट है कार्मेटिक ट्रेंच. सो कार्मेटिक ट्रेंच जो है हिंदी में इनको हम लोग गर्त बोलते हैं, खाई बोलते हैं. ठीक है, जो कार्मेटिक ट्रेंच है वो आपका कहाँ पे है? कार्मेटिक ट्रेंच इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट आपका मनीला ट्रेंच कहाँ पे? फिलीपींस में. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. ब्यूनस आयरिस एंड मोंटेविडियो आर सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक्स ऑफ कौन से रिवर के अक्रॉस ये सिचुएटेड है? पहला ऑप्शन है रिवर प्लेट, सेकंड ओरिनको रिवर, थर्ड है प्यूरस रिवर, फोर्थ है मडीरा रिवर. ऑप्शन आप इसमें से इजीली कर सकते हैं. ये आपका रहा मोंटेविडियो, इट इज़ द कैपिटल ऑफ उरुग्वे, एंड ब्यूनस आयरिस इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना. ये आपकी एफकेट के लिए जरूरी है. कैपिटल्स आपकी एफकेट एग्जाम में पूछी जाती हैं. उरुग्वे की कैपिटल क्या है, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ब्यूनस आयरिस इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना एंड मोंटेविडियो इज द कैपिटल ऑफ उरुग्वे. सो रिवर प्लैनेट इज द राइट ऑप्शन एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर. ठीक है, आपको ये याद रखना है इसमें. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 12 इज सेलिब्रेटेड एज. अगस्त 12 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, या ऑप्शन सी है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इमोरल, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है. ड्रग अब्यूज का मतलब हो गया जो भी आपके ड्रग्स का ट्रैफिकिंग वगैरह होता है उसका यूज़ होता है, उसके अगेंस्ट ये डे होता है, उसको रोकने के लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग. ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल यूथ डे. तो जो 12 अगस्त को जो मनाया जाता है वो आपका कौन सा होता है? इंटरनेशनल यूथ डे. ठीक है, अब ये मनाया किस लिए जाता है? बेसिकली ये मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ द यूथ बेसिकली. ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना है जो आपका है नेशनल यूथ डे जो आपका जनवरी में होता है. ठीक है, जनवरी में होता है ऑन सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ विवेकानंद जी के बर्थडे पे ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ जून. याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन 31st May. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन 26th of June. ये आपको इतनी बातें इसमें याद रखनी है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन जियोग्राफिकल एरिया. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? प्रेजेंट में आपके 26 स्टेट्स हैं एंड आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, 27 ऐसा 27. ठीक है, 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं.
पहला ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो स्मॉलेस्ट आपका कौन सा है? लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। लक्षद्वीप आपका कहाँ पे आता है? अरेबियन सी में आता है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है आपकी? कावरती, ठीक है। इसके अलावा आपकी पौंडीचेरी की कैपिटल आपको चंडीगढ़ इटसेल्फ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ड। तो बेसिकली ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन कब हुआ था? पहली बात आपको आनी चाहिए, 1885 में इसका फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा गया सेशन हुआ था जिसमें रेजोल्यूशन पास हुआ था फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पे, तो वो आपका था कराची सेशन। और कराची सेशन ये कब का था? 1931 का। और ये रेजोल्यूशन जो पास किया गया था, ये रेजोल्यूशन पास किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। लखनऊ सेशन आपको किस लिए याद होना चाहिए? 1916 का जो लखनऊ सेशन है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, जिसमें क्या हुआ था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो आपके साथ आए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मुस्लिम लीग को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है। लाहौर सेशन आपको याद होगा 1930, जहाँ पे हमने एक प्लेज ली थी फॉर द पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज की एक प्लेज ली थी, वो कहाँ पे ली थी? लाहौर सेशन 1930 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ऑफ एजोब इज कनेक्टेड टू, सी ऑफ एजोब है जो बेसिकली वो किस पे कनेक्टेड है? तो आप ये मैप को देखिए और आप समझ जाएंगे सी ऑफ एजोब है कहाँ। ये आपका सी ऑफ एजोब रहा है, जो कि आपकी यूक्रेन के पास है, यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है, रशिया से भी पास में है। एंड रिसेंटली जो आपका चल रहा है लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर, मोर देन 8 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी टर्मोइल कंडीशंस है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 इज ब्लैक सी, ऑप्शन बी इज बाल्टिक सी, ऑप्शन सी मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन डी नॉर्थ सी। तो जो आपका जो सही ऑप्शन है सी ऑफ एजोब है वो आपका कनेक्टेड किससे है? ब्लैक सी से, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। मेडिटेरेनियन सी के पास आपका कहाँ है? इससे और नीचे आ जाता है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी से मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कौन कनेक्ट करता है? रेड सी को कौन कनेक्ट करता है? आपकी कैनल है, ठीक है। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कैनल कनेक्ट करती है, आपको उसका नाम बताना कमेंट बॉक्स में बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन। तो इसको फाउंड किया था सर सैयद अहमद खान ने। डी इज द राइट आंसर। आपको ये याद रखना है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी सेटअप किया था, जो आज की डेट में आपका कौन सा है? AMU नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये भी इन्होंने ही बनवाई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स enumerated in आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। बेसिकली आपका ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स जो आपके एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स जो आपके 14 और 19 में दिए गए हैं। 19 में क्या दिए गए हैं? आपकी फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है, फ्रीडम्स टॉक्स अबाउट फ्रीडम, सर्टेन फ्रीडम्स आपको बारे में बात की गई। और ये आपको क्या दिया गया है? इक्वालिटी को लेकर, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, ठीक है। तो एक्सेप्शन आपका कौन सा है? आर्टिकल 31A और 31C। 31C बेसिकली क्या होता है? 31C आपका 25th अमेंडमेंट एक्ट से बेसिकली ये क्या हुआ था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, ठीक है। 25th अमेंडमेंट 1971 से ऐड हुआ था। और ये बेसिकली क्या करता है? 31C इट गिव्स सुप्रीमेसी, इट गिव्स बेसिकली क्या? प्रीमेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या है? ये प्रेफर किसको करता है? DPSP को ओवर किसके? फंडामेंटल राइट्स के, मतलब डेवलपमेंट को प्रेफर करता है आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे, ठीक है। बेसिकली ये एक्सेप्शंस हैं आपके फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 31A और 31C। 31C प्रेफर क्या करता है? ये गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि आपके जो DPSP उनको इनवैलिड नहीं किया जा सकता है, ये कहते हुए कि ये आपको वायलेट क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं अंडर द आर्टिकल 31C। याद रखना है। सेम 31A आपका जो क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको इम्यूनिटी देता है आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि आपका इक्वालिटी और फ्रीडम के लेके है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब एक बुक है, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन ये आपको FCAT में बहुत बार आया क्वेश्चन, FCAT में बहुत बार आया, CDS में भी आया है, ठीक है। ऑप्शन है सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो यू कैन सी मार्टरडम ऑफ भगवती चरण बोहरा। तो इन्होंने ही बेसिकली ये बुक लिखी थी, जिसमें ये बुक बेसिकली डील किससे करती है? फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब कैसे डील करती है? हाउ टू मेक बॉम्ब, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट थे ये, हाउ टू मेक बॉम्ब्स बेसिकली, ठीक है। ये फिलॉसफी इनकी डील करती है, ठीक है। एंड आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं ये HSRA के मेंबर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये एक्टिव मेंबर भी रहे थे। एंड ही वॉज कंपेनियन ऑफ भगत सिंह, ठीक है, जो आपका बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। HRA आपका जब बना था HRA फॉर्म हुआ था 1923 एंड 24 में, ठीक है। नवजीवन भारत सभा इन्होंने फॉर्म की थी 1926 में। HSRA भी फॉर्मेशन में ये थे, ठीक है। सॉन्डर्स की जो हत्या हुई थी उसमें भी इनका रोल था। नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स परटेनिंग टू द प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट। पहला है कि मतलब ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस में कार्यकाल रहता है उससे रिलेटेड है कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स, बिल्कुल सही, फिक्स होता है 5 ईयर का टेन्योर। नेक्स्ट प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट, बिल्कुल, ये आपको कौन सा करता है? आर्टिकल 61 आपका क्या करता है? प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है कि विच द प्रेसिडेंट में रिजन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म बाय राइटिंग टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये गलत है। और इसमें आपका पूछा क्या गया? ये आपको सर्कल कर लेना, नॉट करेक्ट। तो ये गलत है, स्पीकर को कभी नहीं देता है अपना रेजिग्नेशन, वो किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को। तो ये आपको याद रखना कि
प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की खुद से। इसलिए ये पूछ रहा है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग रोट द सत्यपात्रा सीरीज। सत्यपात्रा जो सीरीज थी ये लिखी किसने थी, तो जो सत्यपात्रा सीरीज थी इनको लिखा गया था गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, ठीक है। जो ये सीरीज थी, ठीक है, ये सीरीज आपकी बेसिकली क्या करती थी, ये सीरीज आपकी डील करती थी सोशल रिफॉर्म्स को लेके, सोशल रिफॉर्म्स को लेके। और ये सीरीज आपकी लिखी कब गई थी, 1848 से 50 के बीच में, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख इनका इनको और क्या बोला जाता है, निक नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं, लोकहितवादी इनको बोला जाता है, लोकहितवादी इनको बोला जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जननायक किसको बोला जाता है, जननायक किसको बोला जाता है, ठीक है। किसका नाम है जननायक, जननायक किसका निक नेम है, आपको ये क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना जननायक किसका नाम है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं लोकसभा के, उनके बारे में बेसिकली ये पूछा गया कि कौन सा गलत है। ऑप्शन है पहला आपका सेक्रेटरी जनरल इज द एडवाइजर ऑफ द स्पीकर, बिल्कुल सही है, आपका एडवाइजर होता है। और ये बेसिकली आपका क्या होता है, जो सेक्रेटरी जनरल होता है ये एक्ट्स लाइक अ कैबिनेट मेंबर, ठीक है। कैबिनेट मेंबर नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी आप बोल सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में ये बेसिकली क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन भी कहता है इसमें आपका पूछा क्या गया, एक बार क्वेश्चन को देखिए, नॉट करेक्ट। अगेन इसको हाईलाइट करना जब भी आप सॉल्व करो पेपर में, कौन सा सही नहीं है। तो आपका एडवाइजर होता है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन एकदम से सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है द सेक्रेटरी जनरल एक्ट्स अंडर द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ स्पीकर ऑफ द, बिल्कुल सही, ये भी है, उसी की अथॉरिटी के अंदर ये एक्ट भी करता है ये। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, द सेक्रेटरी जनरल वर्क्स अंडर द स्पीकर विद डेलीगेट अथॉरिटी। नो, ये वर्क्स अंडर नहीं करता, ये एक सेपरेट बॉडी होती है, एक सेपरेट पूरा असर रहता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये वर्क्स अंडर नहीं करता है, स्पीकर के अंडर वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेक्रेटरी जनरल का एक अलग से पूरा सा पोस्ट है, ठीक है, जो आपके डे टू डे वर्क में, लोकसभा के डे टू डे वर्क में हेल्प करता है, किसकी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा की। नेक्स्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है, तो आपको देखो आंसर तो पता ही चल गया कि यही गलत है। सेक्रेटरी जनरल पासेस ऑर्डर्स इन द नेम ऑफ स्पीकर, बिल्कुल सही, ये उसी के आदेश के अनुसार क्या करता है, ऑर्डर्स को पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड। कोरल रीफ्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली ये आपका एक नेचुरल फॉर्मेशन होता है, नेचुरल फॉर्मेशंस होता है जब भी आपका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बेसिकली बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोनेट। और ये क्या होता है, अंडर वाटर बनता है कोरल से, जितने भी होते हैं कोरल रीफ। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये बिगेस्ट कोरल रीफ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया नॉट अ कोरल रीफ, रेनबो रीफ फिजी में है, बिल्कुल सही। स्वराज आइलैंड इन इंडिया, ये भी कोरल है, ये आपका स्वराज आइलैंड कहाँ पे है, स्वराज आइलैंड इज इन अंडमान निकोबार के पास है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। क्यूशो आइलैंड बेसिकली क्या होता है, आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्मेशन में आ जाता है। ये बेसिकली आपको क्या किया जाता है, अरेंज करने में बोला जाता है कि जो 4 मेन आइलैंड्स हैं आपके, किसके, जापान के जो 4 मेन आइलैंड्स हैं उनको सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, कुछ इस तरीके से रहता है। एक मिनट इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। जापान को अगर देखोगे तो जापान कुछ इस तरीके से आइलैंड्स में ऐसे इस तरीके से कुछ बना हुआ है। तो सबसे पहला जो आपका रहता है वो आपका कौन सा आइलैंड रहता है, होकाइडो आइलैंड रहता है। दूसरा आपका रहता है होन्शु आइलैंड, ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट भी है। सबसे बड़ा कौन सा है, होन्शु आइलैंड, ये आपका लार्जेस्ट आइलैंड भी है, जापान का लार्जेस्ट आइलैंड। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। होन्शु के बाद आता है शिकोकू। नेक्स्ट जो सबसे नीचे आपका फोर्थ रहता है और सबसे स्मॉलेस्ट भी आपका है वो है क्यूशू आइलैंड। तो क्यूशू आइलैंड ना कि आपका कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। तो ये आपका डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 338A। तो आपको नीचे देखो इसमें दिख रहा होगा कि कौन सा 338 में क्या दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 338A में क्या दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 330B में क्या दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 339 में क्या दिया गया, कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। डेफिनेशन दी गई 341 में, 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। 342A में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बताया। तो अब आप इजीली इसका जो सही आंसर है वो पिक कर सकते हैं कि 338 आर्टिकल में क्या दिया गया, वो दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दैट इज योर आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। और ये आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, ये आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी ये हैं, ठीक है। नेशनल कमीशन आपकी जो भी हैं, एक्सेप्ट अभी जो रिसेंट में एक बनी है ओबीसी को लेकर नेशनल कमीशन, वो एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ओजोन इज नॉट करेक्ट। ओजोन के बारे में पूछा गया और ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही नहीं है ओजोन के बारे में। सबसे पहला जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, ओजोन बेसिकली आपका क्या हो रखा है,
ओजोन इज फाउंड मोस्टली एट 15 to 18 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। 15 to 55 किलोमीटर आपका ये आपका ओजोन लेयर ही आपकी मिलती है। और ओजोन लेयर आपको मैंने बताया था प्रीवियस ईयर जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था ट्रोपोस्फियर में ये आपको मिलता है, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, ठीक है, ये आपको ट्रोपोस्फियर में बेसिकली मिलती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ओजोन बेसिकली होता क्या, O3 होता है। जैसे O2 ऑक्सीजन हो गया, उसी का एक क्या हो गया O3 हो गया, ये आपका क्या बन जाता है ओजोन गैस बन जाता है, जो आपको क्या करती है कि थिन लेयर होती है जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, अर्थ की प्रोटेक्शन करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। नेक्स्ट 16 नवंबर सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो ओजोन में एक अभी होल हो रहा है जो कि आपका डेवलप हो रहा है अंटार्कटिक के पास, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे पेनिट्रेट करने लगेंगी, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो 16 नवंबर ना होके आपका जो 16 सितंबर उसको मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे उसको मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर को। ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच 3, बिल्कुल सही बात अभी बताई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा क्या बनेगा इस हिसाब से सी बनेगा। 16 सितंबर को आपको याद रखना है, 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग मूव द मोशन ऑफ सीक्रेट सिटिंग सेशन ऑफ द असेंबली, ठीक है, ये जो सीक्रेट सिटिंग सेशन हुआ था इसका मोशन जो था, ये मोशन क्या होता है, एक बेसिकली क्या होता है एक्ट होता है, ठीक है, एक ड्राफ्ट होता है कि इसको पारित करवाना है, ठीक है। तो किसने कराया था? ऑप्शन से आपके पहला ऑप्शन है MS आगे, यही सही जवाब है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सप्त क्रांति 7 रिवॉल्यूशन वाज प्रपोज बाय। तो जो 7 रिवॉल्यूशन में क्या क्या बातें हुई हैं वो कुछ बातें ये, पहली बात है जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, एंड ऑफ रेशियल इनइक्वालिटी होनी चाहिए, आपके क्या है ये आपके 7 रिवॉल्यूशन है, ठीक है। किसके हैं ये अभी आपको ऑप्शन में से बताना। एंड ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी को खत्म करना है, एंड इंपीरियलिज्म और आपको क्या करना है क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, एंड ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऑफ ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसा किसी के पास कम पैसा है उसको खत्म करना है। आइडिया ऑफ यूजिंग आर्म्स एंड एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। 7th प्रिंसिपल के अपोजिशन टू एनक्रोचमेंट आपका क्या होता है अतिक्रमण होता है इंडिविजुअल फ्रीडम पे, ठीक है, उसको खत्म करना। ये आपका जो सोशलिस्ट आइडिया है बेसिकली इनमें से देखो सभी लोग सोशलिस्ट रिफॉर्मर नहीं थे। MG रेनाडे आपके आप समझ सकते हो किस आइडियोलॉजी से थे, कम्युनिस्ट बेसिकली थे रेनाडे, ठीक है, एंड ही इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ कौन, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे? MG रेनाडे, ठीक है, ये आपको याद रखना। पॉलिटिकल गुरु क्या होता है कि जिसकी वजह से आप जिसको देख के आप आकर्षित हो जाओ, प्रभावित हो जाओ और पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लो। तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल था वो दिया था किसने? राम मनोहर लोहिया ने। ये वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, समाजवाद जो है ना, आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी, उनके में राम मनोहर लोहिया को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते। तो जो सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल था वो इन 7 पिलर्स पे बेसिकली डिपेंड करता था, जहाँ पे क्या जेंडर इक्वालिटी की बात हो, रेशियल इनइक्वालिटी खत्म हो और आपका कास्ट इनइक्वालिटी खत्म हो, और जो भी डिस्कस नीचे किया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको 2 लिस्टें दी गई हैं जिसमें सॉरी पहला लिस्ट में क्या दिया गया? एक्टिव वोल्केनो दिया गया। सेकंड लिस्ट में क्या दी गई है? लोकेशन दी गई है। पहला लिस्ट आप देखते हैं एक्टिव वोल्केनो क्या होता है। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनोज होते हैं जिनमें रिसेंट में क्या होता है कोई एक्टिविटी हुई हो। 3 तरह बेसिकली होते हैं आपके, एक्टिव, डोरमेंट और इनएक्टिव, ठीक है। डोरमेंट क्या होते हैं बिल्कुल से खत्म हो गए। इनएक्टिव क्या है? ये हाल फिलहाल के वर्षों में नहीं हुए लेकिन क्या हो सकते हैं कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। डोरमेंट क्या होते हैं? पूर्णतः जो खत्म हो गए हैं, ठीक है। एक्टिव क्या होते हैं? रिसेंटली जिनमें क्या है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिन वोल्केनोज में, तो ठीक है। पहला आपका माउंट मेरापी आपका है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो एक आपका क्या हो गया 4। अभी आपको देखना है इसमें सॉल्व कैसे करें। जैसे मुझे पता है माउना लोआ जो है वो कहाँ पे? हवाई में है। तो आप देखो ए का 4 मिल गया है तो आपका इन दोनों में से ही एक होगा। अब ये ट्रिक्स आपको कहाँ लगानी है? एग्जाम्स में लगानी, जब आप क्या कर रहे हो हॉल में पेपर दे रहे हो और आपको पता है कि डी का क्या हो गया? 1 हो गया। तो ईजिली आप क्या कर सकते हो? फिगर आउट कर सकते हो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यही आपको टेक्निक्स क्या लगानी है। अभी देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों में क्या है लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 है, ये तो नहीं होगा अब, ठीक है। ये तीनों ही नहीं होंगे फिर। अभी एक ही ऑप्शन बचा आपका कौन सा? सी वाला। लेकिन तब ये क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है, एक और पता हो अगर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ, क्वेश्चन एक बार आप देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ नेशनल लिबरेशन फेडरेशन दैट इज नोन एज लिबरल पार्टी। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका दिया गया है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। CR दास स्टैंड्स फॉर चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास। ऑप्शन सी है आपका कौन सा? सॉरी, ऑप्शन बी आपका मोहम्मद अली एंड CR दास। ऑप्शन सी है PV सप्रू एंड MR जयकर। ऑप्शन डी आपका MR जयकर और CR दास। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। NDMA जो है, NDMA बेसिकली क्या करती है? कुछ इस तरीके से फंक्शन करती है, जो भी इंडिया में नेशनल डिजास्टर्स होते हैं उनको सबको क्या करती है? देखती है, ठीक है। उनका मैनेजमेंट, उनको मिटिगेशन की टेक्निक्स बनाती है, रीसेटलमेंट्स के प्लान बनाती है, ठीक है। नेशनल अथॉरिटी NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसी के अंडर आपका कौन सा आता है? NDRF, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स।
इसमें ऑप्शन है आपका एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिजास्टर से लेना देना नहीं है, फाइनेंस के अंडर भी नहीं आएगी। अब इन दोनों में आपको 50-50 है, तो इसमें क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन सीडीएस का पैट क्वेश्चन हो गया, बहुत बार रिपीट हुआ है। इंडिया में के जो चेयरमैन होते हैं वो आपको याद रखना है, होम मिनिस्टर नहीं होते हैं। चेयरमैन जो भी होते हैं वो होते हैं पीएम ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द NDMA, तो वो कौन है, पीएम होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रेफर्स टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर। इसके ये पूछा स्पेशल एड्रेस जो होता है गवर्नर का, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, किस एड्रेस को, एड्रेस का मतलब होता है कि संबोधन को गवर्नर के स्पेशल संबोधन बोला जाता है जब वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी नेसेसिटेट्स डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड एवरी फर्स्ट सेशन, इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका कौन सा, व्हेनेवर योर सी हैज कंक्लूडेड दैट सच इज नेसेसरी, नहीं ऐसा नहीं होता। जब भी क्या होता है कि लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर का पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन होता है हर साल में, ठीक है। 3 सेशन होते हैं आपके, ठीक है, विंटर, समर और आपका बजटरी सेशन, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन जब भी होगा हर साल में, उसको में जो पहला जो एड्रेस दिया जाएगा उसी को क्या बोला जाता है, स्पेशल एड्रेस बोला जाता है। और ये आपका किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 176(1), ठीक है, 176 सबसेक्शन 1 में आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज लिटिल बॉम्ब। लिटिल बॉम्ब बेसिकली क्या है, लिटिल बॉम्ब एक बॉम्ब है जो आपका क्या किया गया था 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में ड्रॉप किया गया था, हिरोशिमा में। और इट इज़ दैट वाज अ फ्यूजन बॉम्ब, ठीक है, फ्यूजन बॉम्ब था। फ्यूजन बॉम्ब क्या होता है, जिसमें एक लार्जर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है कि ज्वाइंस 2 और मोर लाइटर एटम्स इनटू लार्जर वन, ठीक है। जो भी 2 या 2 से ज़्यादा आपके जो लाइट एटम्स होते हैं, ठीक है, वो आपके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, वो क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है एड ऑन, फिजन का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो, ठीक है, टूट रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, फ्यूजन बॉम्ब था आपका, जो भी आपका लिटिल बॉय नाम से, और दूसरा क्या था, फैटमैन नाम से। फैटमैन नाम का एक बॉम्ब गिराया था, कब गिराया था, फैटमैन नाम से 3 दिन के बाद गिराया था नागासाकी में, 9 अगस्त 1945 को न्यूक्लियर बॉम्ब में ये नागासाकी में गिरा था। तो आपका इसका जो पहला जवाब सही ऑप्शन है आपका कौन सा, ए इज़ द राइट आंसर। द फिशन बॉम्ब ड्रॉप्ड एट हिरोशिमा। फिशन बॉम्ब है आपका जो कहाँ पे, हिरोशिमा में ड्रॉप किया गया था। बेसिकली अभी देखो जितना भी आपका लाइटर एलिमेंट्स जो भी यूज होता है, वो आपका कौन सा यूज होता है बॉम्ब बनाने में, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने में, ठीक है। लिटिल बॉय कब किया था, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में। फैटमैन नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी में 1945, एंड बोथ आर न्यूक्लियर फिजन बॉम्ब। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इशू ऑफ अ रेट ऑफ क्यू वारंट। तो देखो क्यू वारंटो के बारे में बताया था, क्यू वारंटो कोर्ट एक इंक्वायरी होती है जो कि आपका क्वासी जुडिशियल ऑर्गन्स के लिए भी करती है। इसके अलावा क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसेज के लिए होती है, फॉर द पब्लिक ऑफिसेज ओनली। पब्लिक ऑफिसेज का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिसेज, ठीक है, जितने भी सरकारी विभाग हैं, ना कि आपका ये प्राइवेट के लिए आप क्यू वारंटो नहीं ला सकते हो, क्यू वारंटो, ठीक है। प्राइवेट ऑफिसेज या प्राइवेट के लिए आपको ये नहीं ला सकते हैं क्यू वारंटो, ठीक है। ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस, बिल्कुल सही बात, नो नेसेसरी कंडीशन पूछा क्यू वारंटो इशू करने के लिए। सेकंड, द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूचर और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पब्लिक ऑफिसेज होंगे वो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से ही बने होंगे या उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होगा। नेक्स्ट, द ऑफिस मस्ट नॉट बी अ सब्सटेंटिव वन नहीं होना चाहिए जबकि, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नहीं होता तो आपका ये सही स्टेटमेंट होता है, लेकिन नॉट है, इसीलिए आपका ये क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया, और यही आपका क्या बन जाएगा, सी ही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सब्सटेंटिव वन नहीं होते, ये आपको इसमें समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर हैज़ बीन कंट्रोवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट इन द अप्रोप्रिएटिंग सच अ पर्सन। हाँ, ठीक है, ये भी होता है कि संविधान से ही कभी या स्टेट कोई अथॉरिटी बनी है वो कंट्रवीन कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ द सेकुलर स्टेट। देखो अभी शायद कल मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड होगी जिसके बारे में स्टेट का डिवीजन जो भी सेकुलर स्टेट के बारे में कि क्या होता है, सेकुलर स्टेट क्या होता है, थियोक्रेटिक स्टेट क्या होता है, एथेस्टिक स्टेट क्या होता है, उसके बारे में बताया गया। तो सेकुलर स्टेट क्या होता है कि जहाँ पे ऑल रिलीजन्स आर रेस्पेक्टेड, ऑल रिलीजन्स हैव द सेम राइट्स एंड स्टेटस, ठीक है। कोई आपका एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं किया जा रहा है। वेयर जो थ्योरोक्रेसी होती है उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर किया जाता है। जैसे क्या होगा, पाकिस्तान इज अ थ्योरोक्रेटिस्ट स्टेट, ठीक है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन दैट इज और इस्लाम, उसको फेवर किया जाता है, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे क्या थियोक्रेसी है। तो सेकुलर स्टेट जो होता है वो आपको थियोक्रेसी को रिफ्यूज़ करता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया, नॉट अ कैरेक्टर पूछा गया, थियोक्रेसी को रिमूव करता है, रिफ्यूज़ करता है सेकुलर स्टेट। इट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, बिल्कुल सही है। रिलीजन और स्टेट उसको अलग अलग मतलब रखता है। अ स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोनार्की स्टेट्स भी आपके क्या हो सकते हैं, सेकुलर स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपका कौन सा है, आपका मोनार्की स्टेट है आपका ब्रिटेन, ठीक है, वहाँ पे भी क्या है, सेकुलर है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं किया जा रहा है। तो आपका ये क्या है, यही गलत स्टेटमेंट है आपका, ये आपका फीचर नहीं, एक आपका कैरेक्टर नहीं है सेकुलर स्टेट का। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो सेकुलर स्टेट हो वो आपका क्या हो, डेमोक्रेटिक ही रहे, डेमोक्रेसी ही हो, ठीक है। आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मनी, बिल्कुल सही है। सेकुलर स्टेट में रिलीजियस हार्मनी होती है, जैसे अपने में पूरा आर्टिकल दिया गया है आपका कौन सा, आर्टिकल नंबर 25 to 28 रिलीजन के बारे में ही डील करते हैं ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में।
नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 1 ए है, इट प्रोपाउंड्स दैट सिटीजन पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसीज। बेसिकली क्या कह रहा है, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसीज में ये बोला जाता है कि जो सिटीजन का पार्टिसिपेशन है वो बड़ा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी इटसेल्फ, देखो डेमोक्रेसी 2 वर्डों से बना है, ठीक है। एक वर्ड आपका कौन सा, डेमो, और दूसरा आपका क्या है, क्राशिया, ठीक है, डेमोक्राशिया। तो डेमो का मतलब होता है पीपल, क्राशिया का मतलब होता है रूल, पीपल्स रूल। अब जब पीपल का लोगों का ही रूल है तो उनका पार्टिसिपेशन नेसेसरी होगा डेमोक्रेसीज में, ठीक है। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसीज में भी होगा। इसमें पूछा गया कि प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शन बी है, सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द गवर्नमेंटल एनक्रोचमेंट। बिल्कुल सही, इसके लिए आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ कंपेटेबल विद लासिफ फ्यूरी कैपिटलिज्म। नहीं जी, ये आपका गलत है, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल थिंकर है जॉन लूक, इन्होंने क्या बेसिकली बताया कि लासिफ फ्यूरी कैपिटलिज्म को ये फेवर नहीं करते, कंपेटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी इज अंडरस्टूड इन फॉर्मल टर्म्स एज वेल इक्वल वोटिंग राइट। बिल्कुल सही है, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी में दिए जाते हैं। तो नॉट करेक्ट में क्या आ गया है, सी आपका आ गया, सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सी कंट्री है जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेट नहीं है। ऑप्शन है आपके चिली, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राजील, नेक्स्ट है आपकी ब्राजील, थर्ड है आपकी पराग्वे एंड फोर्थ है उरुग्वे। तो उरुग्वे इज द राइट आंसर, ठीक है। उरुग्वे आपकी क्या है, आप इसमें देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो ये आपकी जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि आपके किस किस स्टेट को पार क्रॉस करती है। पहले ये चिली दिया गया है, फिर अर्जेंटीना है, फिर पराग्वे है, फिर आपका आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ जाता है नामीबिया आ जाता है, उसके बाद बोत्सवाना है, इसके बाद साउथ अफ्रीका भी है, मोजाम्बिक है एंड मेडागास्कर है। ये अफ्रीकन स्टेट है जिनको क्या करता है, जहाँ से क्रॉस होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट इसके बाद आता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया को भी क्रॉस करती है, ऑस्ट्रेलिया को भी पास होती है, ऑस्ट्रेलिया से भी बेसिकली ये पास होती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये आपका इंडियन नेशंस को क्रॉस करती है, पास होती है वहाँ से। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज इंडिया फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन प्रॉपर सेंस। इसमें से आपको बताना है कि पहली जो ट्रेड यूनियन है वो कौन सी है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज बॉम्बे लेबर यूनियन, ऑप्शन बी आप पढ़ेंगे, ऑप्शन बी है अहमदाबाद लेबर यूनियन, ऑप्शन सी है मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन डी है आपका कौन सा, इलाहाबाद लेबर यूनियन। तो जो सबसे ओल्डेस्ट लेबर यूनियन है इंडिया में, दैट इज योर मद्रास लेबर यूनियन, सी इज द राइट आंसर। मद्रास लेबर यूनियन क्या है, इंडिया में सबसे पुरानी लेबर यूनियन है मद्रास लेबर यूनियन। ये आपको क्या करना है, इसको भी अपने माइंड में रखना है, ठीक है। बाकी हम डिटेल में इसमें करेंगे, क्लासेस जब लेंगे रेगुलर तो उसमें इन सब के बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ क्या करें, ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहे हैं। लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट। देखो ये बेसिकली पूछ रहा है किसके, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, जो कि क्या मैंने बताया था लार्जेस्ट है। वो आपका सिचुएटेड कहाँ पे सिचुएटेड है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। ये आप देख सकते हैं, ये हाईलाइटेड है कोरल सी के पास, ठीक है। ये इट इज़ एन कोरल रीफ। अभी यहाँ पे क्या कोरल ब्लीचिंग हो रही है, कोरल रीफ, इट इज़ अ कोरल रीफ। कोरल ब्लीचिंग के बारे में भी आपको डिटेल में भी बताएंगे जो भी नेक्स्ट वीडियोस आती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज नॉट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें से इनमें से कौन सा सेंटर नहीं। पहला ऑप्शन है अयोध्या, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कानपुर। तो आप देख सकते हो सेंटर ऑफ रिवॉल्ट कौन कौन से थे 1857 में। फर्स्ट वन इज दिल्ली में लीडर कौन थे, बहादुर शाह जफर और बख्तियार खान। सेकंड आपका बनारस में लियाकत अली लीड कर रहे थे अगेंस्ट किसके, जेम्स नील के। कानपुर में कौन थे, नाना साहब एंड तांत्या तोपे। इसके अलावा कौन थे, अजीमुल्ला खान। ये कैंपबेल सेकंड और हैवलॉक के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, और ये किसको फाइट कर रही थी, सर युग रोज को। बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान, सर कोलिन कैंपबेल को ये लड़ रहे थे। अवध में कौन थे, वीर कुंवर सिंह। सो इनको वीर कुंवर सिंह के बारे में, ये ओल्डेस्ट थे इनमें से, ठीक है, ओल्डेस्ट रिवोल्यूशनरी ये थे जो क्या कर रहे थे, 1857 को लीड कर रहे थे। अभी आपको होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। दैट इज़ योर इसमें से जो आपका जो सेंटर नहीं था वो आपका कौन सेंटर नहीं था, आगरा इज नॉट द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। जो कोर रिवॉल्ट था वो आपको कहाँ से बिगिन हुआ था, 10th में 1857 में, जब म्यूटनी एक हुई थी, आर्म्ड म्यूटनी कहाँ पे हुई थी, मेरठ कैंट में हुई थी, ठीक है, मेरठ में हुई थी। और वो आपकी कहाँ तक पहुँच गई थी, मेरठ से चलते चलते वो आपके दिल्ली तक आ गई थी, ठीक है। म्यूटनी जो थी, आपका मेरठ यहाँ है, मेरठ से चलते चलते कहाँ पे आ गई थी, दिल्ली आ गई थी म्यूटनी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, ये शायद क्वेश्चन हो चुका है लग रहा है, हाँ ये हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको अभी काट देते हैं हम। बस आप ये क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट सेशन की एक बार ये रिकॉल कर सकते हो। 1855 में फॉर्मेशन हुआ था, बॉम्बे में बनी थी, इसके प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के WC बनर्जी। और ये पहला सेशन हुआ था जिसमें क्या 72 डेलीगेट्स थे। 1886 में सेकंड सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि आपका कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। 1887 में मद्रास में हुआ था, इसके कौन थे प्रेसिडेंट, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सो ये क्या थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी ये थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट आपके कौन है, नेक्स्ट 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसमें जॉर्ज यूले बने थे। ये क्या थे, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना मदन मोहन मालवीय 1909 में, ठीक है। इसके बाद एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। सो सी वाज द
एनी बेसेंट जब प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की, तो ये क्या बनी थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी दैट इज योर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी दैट इज योर एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी दैट इज योर सरोजिनी नायडू इन 1925 कलकत्ता सेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बार जो जनगण मन गाया गया था वो गाया गया था किसमें, 1911 का जो सेशन था। इसके अलावा सूरत का जो सूरत स्प्लिट सेशन था 1907 का, ये भी याद रखना है, जिसमें क्या हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन था, रास बिहारी बोस, ठीक है। 1916 में जब लखनऊ पैक्ट के थ्रू ये ज्वाइन कर लिया गया, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनडीए में भी देखो मैंने कराया था, एनडीए वाली आप वीडियो में देखना जाके प्रीवियस ईयर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है और सीडीएस में भी आया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं जब भी आप एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हो। बिकॉज क्या होता है कि यूपीएससी के पैटर्न में क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं इन द अदर फॉर्म। जरूरी नहीं है हुबहू क्वेश्चन मिले, बट आपको क्या मिलेगा, सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आपको लगभग वैसा क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली आपकी 8 टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी मेजर होती हैं, जो आपकी पहली है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड आपकी अंटार्कटिक प्लेट। ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है। ये आपकी बेसिकली आपकी मेजर प्लेट्स होगी 7, ठीक है, 7, 8 इनको एक काउंट कर दिया इंडियन और ऑस्ट्रेलियन क्योंकि इसमें दिया गया है, ठीक है। 7 बेसिकली 80 होती हैं वो, अलग अलग इनको अगर काउंट करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सऊदी अरेबियन प्लेट क्या है, ये आपकी माइनर प्लेट आती है, माइनर प्लेट है, ठीक है, माइनर प्लेट है, मेजर प्लेट में नहीं आती है, ठीक है। सऊदी अरेबियन प्लेट नहीं आती, अरेबियन प्लेट आती है क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट है, विद हुम डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म एन अलायंस टू डिस्ट्रॉय द होमबेल मॉन्यूमेंट इन कलकत्ता ड्यूरिंग 1939-40। देखो ये क्या होमबेल मॉन्यूमेंट बेसिकली था क्या, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, याद होगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या किया गया था, जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अंग्रेज़ों को एक बंद कमरे में, एक बहुत छोटे से कमरे में बंद कर दिया था जिसमें सभी लोगों की डेथ हो गई थी। तो जो होमबेल थे ये एक सर्वाइवर थे, तो उन्हीं के रिमार्क में एक 1853 में आपका एक मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, ठीक है। 1853 में बेसिकली ये एक मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, होमबेल मॉन्यूमेंट, ठीक है, टू कमेमोरेट द ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसमें कौन थे, उसको डिस्ट्रॉय किसने करवाया, किसके साथ किया था, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर किया था, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव टुंड्रा। देखो टुंड्रा वेजिटेशन या वेजिटेशन से जब भी सवाल आए आप ये बस याद रखना, कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ कैसे क्या होता है और मॉइस्चर कैसे डिक्रीज होता है। आपकी रेन फॉरेस्ट आपका पूरा इसी में इस एक पिरामिड से आप समझ सकते हो। जैसे कोल्ड एरियाज़ में आपको आर्कटिक में कौन सी मिलेगी वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। सब आर्कटिक एरियाज़ जो आपके होंगे जहाँ पे टेम्परेचर टुंड्रा के या कोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो कौन सा होगा, टाइगा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। टेम्परेट जो भी आपकी होती हैं, ठीक है, टेम्परेट जोन्स होते हैं उनमें आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड भी मिलेगी। इसके अलावा क्या होगा, डेजर्ट भी मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है हॉट एरियाज़, जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, हॉट एरियाज़ में बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको क्या मिलेंगे, एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, सवाना टाइप वेजिटेशन मिलेगी, प्लस आपको ट्रॉपिकल में आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट्स भी मिलेंगे। तो आपको पूछा गया कि टुंड्रा वेजिटेशन कौन नहीं है, आपको पता होगा यूएसए, रशिया और कनाडा कुछ इस तरीके से आते हैं। कनाडा इस तरीके से है, आर्कटिक सर्किल है, और यूएसए इस तरीके से बना हुआ है, एंड रशिया ऐसे पूरा दिया गया है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आर्कटिक सर्किल के पास है, तो यहाँ पे क्या कोल्डेस्ट एरियाज में आते हैं। बेलारूस एज कम्पेयर टू यूरोप के डीप पार्ट में आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, टुंड्रा वेजिटेशन ना मिलकर वहाँ पे टाइगा वेजिटेशन मिलता है। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। बेसिकली ये क्या है, कोपेन क्लासिफिकेशन है, कोपेन ये आपका क्या है, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अभी आप इसमें समझ सकते हो, ए स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल, सी का मतलब होता है टेम्परेट जोन, ई स्टैंड्स फॉर पोलर, एंड डी का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल, पी का मतलब होता है ड्राई। तो ए का मतलब हमें क्या देखना है, सवाना, सवाना में ट्रॉपिकल आ गया, तो ट्रॉपिकल का मतलब हो गया ए। तो देखो आपको ए 2 ऑप्शन में है, ठीक है। अभी आपको क्या है, ये पूछा गया सवाना, सवाना के लिए आपको याद रखना है ट्रॉपिकल सवाना जो भी आपकी हैं वो AW से स्टार्ट होती हैं। AM का मतलब है कि आपका कौन सा होगा, ठंडे, जो भी M फॉर मानसून, M फॉर मानसून याद रखना, M फॉर मानसून। तो ट्रॉपिकल मानसून क्या होता है, AM होता है, ठीक है। तो AW आपका क्या है, ट्रॉपिकल सवाना, तो ए आपका इसका क्या होगा, सही आंसर हो गया। बाकी ये आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पूरी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। PDF भी अवेलेबल वहीं पर रहेगी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन इन 1914। तो बेसिकली क्या थे, HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू ने श्री राम वाजपेयी के असिस्टेंट में मिलकर सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था 1914 में। ये कहाँ पे, इलाहाबाद में बेसिकली इसका फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स। बेसिकली आपका जो लार्जेस्ट एरिया जो कवर किया जाता है वो किससे किया जाता है, इंसेप्टी सॉल्ट से किया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इंसेप्टी सॉल्ट, ये हम आपको बता देते हैं। इंसेप्टी सॉल्ट बेसिकली क्या होता है कि ये यूजुअली एक वीकली डेवलप्ड यंग सॉइल होती है, ठीक है। वीकली डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, लूज होती है, वीकली डेवलप्ड यंग सॉइल होती है, ठीक है, इंसेप्टी सॉल्ट्स। इसके अलावा इंडिया में और जो है परसेंटेज एरिया के हिसाब से ये आपको इंडिया में कितना मिल जाएगा, 39.74% इंसेप्टी सॉइल है इंडिया में। एंटी सॉइल जो है ये आपका है इंडिया में 28 लैंडमास जो है उसका 28.08%। एल्फी सॉइल कितना है इंडिया में, 13.55%। ये देखो ये आपको याद नहीं रखना है इतना ज़्यादा, बस हाँ बेसिक आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। BP वादिया,
ऐसे डांगे, एन एम जोशी, बी टी राणा देव। तो इसके जो पहला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 बना था, उसके फाउंडर थे एन एम जोशी। एन एम जोशी स्टैंड्स फॉर नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, इस यूनियन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, लाला लाजपत राय भी शामिल थे, लाजपत राय भी शामिल थे। ठीक है, याद रखना है ये आपको। तो ये थी आज की हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियो। होप ये आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू